आज हम लोग चर्चा करेंगे नवंबर 2019 का जो करंट अफेयर का जो सेशन था, जो मैं ले रहा था। देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड क्वेरिड मी कि उनका काफ़ी प्रॉब्लम है समझने में। तो मैंने ये भी बोला था आपको कि इट नीड्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम टॉपिक्स रिगार्डिंग इन्वायरमेंट। ओके, सो आज हम लोग इकोनॉमी के नए सेशन के साथ आए हैं और हमारा इन्वायरमेंट का भी चलेगा। और हम लोग क्या करेंगे कि सिक्योरिटी हो गया या फिर पॉलिटी हो गया या जो भी न्यूज़ है जिस सेक्शन से नवंबर महीने में आया होगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि फ्रॉम नवंबर आपके लिए डेली एक एमसीक्यू का सेशन लाया जाए, राइट। और ये जो क्वेश्चन है एक काफ़ी बारीकियों से लाया गया है और देर इज़ अ ग्रेट चांस जिस तरीके का एक क्वेश्चन बनाया गया है कहीं ना कहीं आपका इससे कुछ क्वेश्चन वहाँ पे मैच करने वाला है, कुछ ना कुछ आने वाला है। दूसरी चीज़ मुझे बताना था इस सेशन के माध्यम से कि अगर आप कभी भी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान करें कि अगर आपको स्टेटमेंट में कहीं पे ऑलवेज, राइट, मोस्टली, कुछ एक्सट्रीम सा वर्ड अगर आपको मिल जाना या फिर ओनली, तो आप समझो कि कहीं ना कहीं 80 या 85% वो रॉन्ग होगा। ये मैं तब बता रहा हूँ जब आप गेसिंग करोगे, एजुकेटिव गेसिंग या फिर हम बोलते हैं कैलकुलेटिव गेसिंग, उस समय मैं ये बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऑप्शन की बात करो तो 1 2 3 या फिर 1 ओनली, ये ज़्यादातर जो ऑप्शंस होते हैं सही होते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा सही होते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। अ पर्सन कैन बी डिक्लेयर्ड, अब देखना है कि इसमें हमें कंसिडर करना है। अ पर्सन कैन बी डिक्लेयर्ड अ फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर थ्रू अ स्पेशल कोड established under the Prevention of Money Laundering Act PMLA 2002. The property of fugitive economic offender, including Benami property, can be seized once he is declared so by the special code, and the properties abroad are not liable for confiscation. तो पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन तीसरा जो है इसलिए गलत है क्योंकि जो प्रॉपर्टीज अगर फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर से अगर संबंधित अगर कुछ उस प्रकार की प्रॉपर्टी अब्रॉड में भी है तो कॉन्फिस्केशन के अंदर आती है, उसको सीज किया जा सकता है। तो थर्ड तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि विच अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो कभी कभी इनकरेक्ट होने की वजह से भी बच्चों की गलतियाँ हो जाती हैं, तो आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा आपका स्टेटमेंट गलत है, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपके लिए हिंदी में भी ये संस्करण लाया गया है, राइट। तो वो बच्चे जिनको इंग्लिश में समस्या है, हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये आप देख सकते हो। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसको आप ले सकते हो, राइट। तो आप देख लो कि एक भगौड़ा आर्थिक अपराधी एक व्यक्ति होता है जिसने कुछ निर्दिष्ट अपराध, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट्स वाई यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो कुछ निर्दिष्ट अपराध किए हैं जिसमें 100 करोड़ या उससे अधिक की राशि शामिल होती है, और भारत से फरार होने या भारत में आपराधिक मुकदमा चलाने से बचने के लिए भारत वापस आने से इनकार कर दिया है। एक भगौड़े आर्थिक अपराधी की संपत्ति जो बेनामी संपत्ति सहित अपराध के आय से उत्पन्न होती है, अदालत द्वारा घोषित किए जाने के बाद उसे जब्त किया जा सकता है। विदेशों में संपत्तियां जब्त करने के लिए भी उत्तरदायी है। इसके अलावा वो किसी भी नागरिक दावे का बचाव करने से वंचित रह जाएगा जब संपत्ति प्रबंधन और निपटान के लिए प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया गया है कि प्रॉपर्टीज एब्रोड आर आल्सो, राइट, लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन। तो आप यहाँ देख लो कि थर्ड स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग। सो आई थिंक यू हैव गेट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेलिंग यू। ओके, तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, राइट। इसके बारे में विचार करना है कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या होता है। इट इज एन हेड of time agreement between a taxpayer, right, or tax authority on an appropriate transfer pricing methodology। तो ये तो स्टेटमेंट आप पहले आप मान लो कि सही है। सेकेंड जो है, इट इज मेरली यूनिलैटरल इन नेचर दैट कंसिस्ट मेरली द टैक्स पेयर एंड द टैक्स अथॉरिटी ऑफ द कंट्री वेयर द टैक्स पेयर इज सिचुएटेड। तो आपको यहाँ पे देखना है कि मैंने ऑलरेडी बोला था कुछ एक्सट्रीम टाइप के वर्ड, राइट। तो एक्सट्रीम टाइप के वर्ड यहाँ पे आपका मेरली आ गया, यानी मेरली का मतलब होता है केवल। तो इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि ये सेंटेंस गलत है, ये स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि ये बाइलेटरल भी होता है और मल्टीलेटरल भी होता है नेचर के अनुसार।
जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एन एपीए कैन बी वन ऑफ थ्री टाइप्स, यूनिलेटरल, बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रही है वो ये है, थर्ड हमारा पॉइंट, कि इन इंडिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स साइंस द एपीए विद द टैक्स पेयर, जो कि ऐसा नहीं है, ये भी रॉन्ग है। और फर्स्ट वन सेकेंड वन भी रॉन्ग है, तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? सी। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको जो इसमें लिखा गया है, इसका जो आपका एक्सप्लेनेशन है, राइट। तो ये जो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के बारे में जो बात की जा रही है, ये एक प्रकार का जिसे हम बोल सकते हैं सीबीडीटी के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है। और सीबीडीटी ने वित्तीय वर्ष के 5 महीनों यानी अप्रैल 2019 से लेकर अगस्त 2019 में 26 एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में प्रवेश किया है। एक अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता और एपीए जिसको बोल सकते हैं, एक करदाता और एक उचित हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पद्धति पर कर यानी टैक्स प्राधिकरण के बीच एक समय से आगे का समझौता है। और आप इसमें ध्यान देंगे कि ये जो एक एपीए करदाता होता है उसके अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के कर परिणाम यानी टैक्स कंसिक्वेंसेज के संबंध में निश्चितता प्रदान करता है। और साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है कि एक एपीए 3 प्रकारों में हो सकता है, 3 प्रकारों में डिवाइड होता है। एक तरफा यानी वी कैन से यूनिलैटरल, दूसरा बायलैटरल एंड तीसरा मल्टीलैटरल, एज यू कैन सी हियर, राइट, इंग्लिश में भी। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ रहा है, जो आपको यहाँ पे देखना भी है, कि जहाँ मैंने बोला कि एक पक्षीय एपीए एक एपीए जिसमें केवल करदाता यानी टैक्स पेयर और देश का एक प्राधिकरण शामिल है, यानी जो जहाँ करदाता स्थित है। तो पहले देखना है कि अब ये तो एक पक्षीय के बारे में देख लिया हमने। द्विपक्षीय क्या है कि द्विपक्षीय एक एपीए है जिसमें करदाता विदेशी देश में करदाता का संबंध उद्यम में शामिल होता है। बीएपीए मतलब हो गया बायलेटरल एपीए, आप इससे समझ सकते हैं, जो देश का एक कर प्राधिकरण जहां करदाता स्थित है और विदेशी प्राधिकरण भी है। तो मल्टीलैटरल क्या है? एपीए जिसमें विभिन्न विदेशी देशों के करदाता यानी टैक्स पेयर 2 या 2 अधिक एई शामिल होते हैं इसमें। तो देश का टैक्स जो है, अगर हम बात करें, ऑथोरिटी आप जिसको बोल सकते हो, राइट, तो ये इनके बारे में यहाँ पे बता रहा है, टैक्स ऑथोरिटी के बारे में, कि देश का एक कर प्राधिकरण यानी टैक्स के बारे में बात करें जहाँ करदाता स्थित है और एई के कर प्राधिकरण है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें हमारा जो पहला और सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट के बारे में जो है, सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है, थर्ड सेकंड एंड थर्ड हमारा गलत है। आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला जो हमारा पॉइंट है जो आपको समझना है, थर्ड क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि या एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एपीए के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी आप बोल सकते हो इसको कि आप इसके बारे में हम लोग जो सॉरी थर्ड हमारा हो गया, सेकेंड हो चुका है, वी आर इन थर्ड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें कि आईआईपी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स या हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अनुमानित और प्रकाशित किया जाता है, यानी एस्टिमेटेड है और पब्लिश्ड किया जाता है बायएनुअली। ये एक मिश्रित संकेतक है जिसको हम बोल सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो एक चुने हुए आधार अवधि के संबंध में एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों की एक टोकरी के उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तनों को मापता है। ये हमारा पहला और दूसरा हो गया। थर्ड क्या है? आईआईपी ने राजधानी में निरंतर मंदी यानी कॉन्टिन्यूअस डिक्लाइन के कारण 2012 से 2019 तक लगातार क्या किया है? अनुबंध किया है, राइट। तो माल खनन और विनिर्माण क्षेत्र कुछ इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं। तो आपको इसमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, एज वी हैव ऑलरेडी मेंशन, और क्वेश्चन में भी है, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इनकरेक्ट। तो सिंपल है कि पहला हमारा गलत होगा और थर्ड भी हमारा गलत होगा। तो सेकेंड पॉइंट हमारा सही है, जिसमें इट इज अ कंपोजिट इंडिकेटर दैट मेजर्स द शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड विथ रेस्पेक्ट टू दैट इन अ चूजन बेस पीरियड।
तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेते हैं कि इसके एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। तो आपने देखा कि सी तो आपका सही है, यानी सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सॉरी सी आपका ऑप्शन सही है, जिसमें इनकरेक्ट करने के लिए बोला गया था। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है आपका, इनकरेक्ट है, सेकंड आपका सही है। तो आप पहले और तीसरे वाले में देखो कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी एक इंडेक्स है, इसके बारे में आप जान लो, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के प्रदर्शन को दर्शाता है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये मंथली बेस्ड जो है आईआईपी का अनुमान और प्रकाशन किया जाता है। तो ये तो पहला आप समझ लो कि वहाँ पे बाई एनुअली लिखा हुआ था, तो वो तो गलत हो गया। यानी पहले तो आप ध्यान दो कि यही हम लोग यहाँ पे इनकरेक्ट वाले स्टेटमेंट को चूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अखिल भारतीय सूचकांक के रूप में अकॉर्डिंग टू द सीएसओ, आप उसके बारे में जो हम लोग बात करें, सॉरी ऑल इंडिया इंडेक्स, तो आपको ध्यान देना यहाँ पे कि यह अर्थव्यवस्था में सामान्य स्तर की औद्योगिक गतिविधि देता है अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। एक और स्टेटमेंट दिया गया है सीएसए के अनुसार कि यह एक मिश्रित संकेतक है, राइट, जो एक चुने हुए आधार अवधि के संबंध में एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के एक टोकरी के उत्पादन की मात्रा में अल्पकालीन परिवर्तनों को मापता है। यानी वर्तमान आधार वर्ष 2011-2012, राइट, 2011-12 के आधार पर संशोधन के अनुसार आईआईपी के 3 क्षेत्र निम्नलिखित है, खंड विनिर्माण और बिजली। तो पहले तो आप समझ लो कि जो हमारा थर्ड वन जो पॉइंट था वो तो सही है कि वहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे खनन विनिर्माण और बिजली है, वहाँ पे माल खनन और विनिर्माण है, ईयर में भी डिफरेंस है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, तो सेकेंड वन इज करेक्ट, बट यहाँ पे गलत पूछा गया है, तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो गया, वो सही हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रेगुलेशन रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन फंडिंग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन फंडिंग। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां तक मुझे लग रहा है। विदेशी धन के विनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, हमें इस पर कंसिडर करना है। विदेशी योगदान विनियम अधिनियम 2010 और इसके तहत बनाए गए नियम भारत में गैर सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी योगदान की प्राप्ति और उपयोग को नियंत्रित करते हैं। यानी द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 and the rules framed under it regulate the receipt and usage of foreign contribution by non-governmental organization in India। तो अब यहाँ पे देखना है कि ये इसमें हम लोग बाद में देखेंगे कि इसमें गलत करना सही, पहले स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़ना है, कंप्लीट स्टेटमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटर ऑफ फॉरेन फंडिंग इन इंडिया, ध्यान देना है। थर्ड हमारा है पर्सन्स सच एज कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, जजेस एंड जर्नलिस्ट्स cannot accept foreign funding as per foreign contribution regulation act 2010। तो कौन कौन से गलत पॉइंट है इसमें, तो सिंपल आपको देखना है कि आरबीआई को जो रेगुलेट करने वाली ये फॉरेन फंडिंग इन इंडिया को जो रेगुलेट करने वाली संस्था है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर इसके बारे में हम लोग ये जानकारी लेते हैं तो वो जो स्टेटमेंट है, राइट, वो आपका गलत है, क्योंकि जो आपका आरबीआई है फॉरेन फंडिंग इन इंडिया को रेगुलेट नहीं करता है। तो फर्स्ट वन एंड थर्ड वन स्टेटमेंट इज राइट। जो हमारा सेकेंड वन है वो गलत है हमारा, ठीक है। द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 एंड रूल्स फ्रेम्ड अंडर इट, द FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, व्हाटएवर वी आर टॉकिंग अबाउट, और एक्ट रेगुलेट द रिसीप्ट एंड यूजेज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs इन इंडिया। सो पहला तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सही स्टेटमेंट है। सिंस द एक्ट इज इंटरनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन डिस्पाइट बीइंग अ लॉ रिलेटेड टू फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, इट फॉल्स इनटू द प्रीव्यू ऑफ होम मिनिस्ट्री, नोट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप यहाँ पे ध्यान दो, रेगुलेटर कौन है इसका, होम मिनिस्ट्री है। थर्ड जो पॉइंट है, आप सेंटेंस पढ़ेंगे आपको मालूम चल जाएगा, प्रोहिबिट्स एक्सेप्टेंस एंड यूज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी या फिर हॉस्पिटलिटी बाय अ सर्टेन स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन सच एज कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, जजेस, जर्नलिस्ट, कॉलमनिस्ट, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कार्डिनिस्ट एंड अदर्स। तो पहला तो आप क्लियर आपने देखा कि सेंटेंस आपका जो है सेकंड वाला जो आपका स्टेटमेंट है वो गलत है,
तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट ही फाउंड करना था, तो हमने देख लिया ऑप्शन के अनुसार। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस। हमें स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस के बारे में जानना है कि इसमें जो सेंटेंस है वो क्या चीज़ हमें किस पे हमें विचार करना है, रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया के बारे में। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है यानी डीपैम, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज अ नोडल डिपार्टमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल, यानी वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग DIPAM रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री के लिए नोडल विभाग है। तो पहले आपको ध्यान यहाँ पे देना है कि ये तो पॉइंट आपका सही है। सेकंड, डीपैम एंड नीति आयोग विल ज्वाइंटली आइडेंटिफाई PSUs फॉर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो आप ये फाइंड करो कि दैट यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने की बात की जा रही है, राइट। तो हम लोग देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ बीन मेड द नोडल डिपार्टमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टिक स्केल। तो पहला तो सही है। तो आप देख सकते हो कि लास्ट वाला देखो, डीपैम एंड नीति आयोग विल नाउ ज्वाइंटली आइडेंटिफाई PSU फॉर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड तो हमारा सही है, राइट। और यहाँ पे इनकरेक्ट की बात की जा रही है, तो ऑप्शन क्या होगा? डी। सो आई थिंक यू हैव गॉट इट। तो आपको इसमें एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लेनी है। अगला जो हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रीडेटरी प्राइसिंग, राइट। अब ये प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या है, इस बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी परभक्षी मूल्य निर्धारण के बारे में हमें कुछ कथनों पे विचार करना है। द प्रीडेटरी प्राइसिंग इज द एक्ट ऑफ अ मार्केट लीडर लोअरिंग इट्स प्राइसेस बिलो इट्स कॉस्ट। सेकंड क्या है? द गवर्नमेंट सपोर्ट्स प्रीडेटरी प्राइसिंग सिंस इट मेक्स द प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल टू ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। थर्ड, न्यू मार्केट एंट्रेंट्स ऑफरिंग टेम्पररी डीप डिस्काउंट्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड प्रीडेटरी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही है। द प्रीडेटरी प्राइसिंग इज द एक्ट ऑफ मार्केट लीडर लोअरिंग इट्स प्राइसेस बिलो इट्स कॉस्ट्स। अब देखना है इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। सेकेंड एंड थर्ड हमारा गलत है। अब क्यों गलत है, अब यहाँ पे ध्यान देना है। द प्रीडेटरी प्राइसिंग इज द एक्ट ऑफ अ मार्केट लीडर लोअरिंग इट्स प्राइसेस बिलो इट्स कॉस्ट, ये तो हमारा सही है, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट वाला स्टेटमेंट देखा। आगे देखते हैं। टू गेन एन अनफेयर एडवांटेज द प्रीडेटर इनकर्स शॉर्ट टर्म लॉसेस टू हर्ट अदर प्लेयर्स एंड ड्राइव देम आउट ऑफ द मार्केट। लेटर विथ फेयर कंपटीटर्स द प्रीडेटर can raise prices to recoup losses. Such behavior is considered anti-competitive and can be taken up by competition or industry regulator for review. Right? तो यहाँ पे देखना है कि predatory pricing should not be confused with normal competitive price wars. For instance, a firm that reduces cost below that its competitors could offer product with lower prices. तो इतना तो आप ध्यान दे लोगे तो गवर्नमेंट कभी प्रेडेटरी प्राइसिंग को सपोर्ट नहीं करेगी। एज पर द स्टेटमेंट आप देख रहे हो यहाँ पे कि इनका जो शॉर्ट टर्म ये जो होता है ये हर्ट अदर प्लेयर्स। तो गवर्नमेंट कभी ऐसे स्कीम और हम जिसे बोल सकते हैं पॉलिसी को प्रमोट नहीं करेगी। आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रेडेटरी प्राइसिंग से कहीं ना कहीं लॉस होता है, और ये हर सेक्शन जिसको हम बोल सकते हैं कि प्रेडेटरी को सपोर्ट करते हुए शुरू में ये बता रहा है, जिसके बारे में बोल रहा है कि सरकार प्रेडेटरी प्राइसिंग का समर्थन करती है क्योंकि ये उत्पादों को समाज के सभी वर्गों के लिए सस्ती बनाता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि कहीं ना कहीं दूसरों को लॉस भी प्रोवाइड कर रहा है, हर्ट कर रहा है अदर प्लेयर्स को। तो सेकेंड तो ऐसे ही आपका क्या हो गया? गलत हो गया। थर्ड भी आपका गलत है, इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिमिलरली स्मॉलर न्यू प्लेयर्स ऑफरिंग टेम्पररी डिस्काउंट शुड नॉट बी कंसिडर प्रेडेटरी सिंस दे मे नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ ड्राइविंग लार्जर फर्म्स आउट ऑफ द मार्केट। तो यहाँ पे लिखा है डीप डिस्काउंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड प्रेडेटरी। यहाँ पे क्या लिखा आपका कि डीप डिस्काउंट्स वुड नॉट बी कंसिडर्ड प्रेडेटरी। तो आप यहाँ पे देख लो, न्यू मार्केट एंट्रेंट्स ऑफरिंग टेम्पररी, स्मॉलर न्यू प्लेयर्स ऑफरिंग टेम्पररी, ये तो सही है, लेकिन वहाँ पे न्यू और यहाँ पे प्लेयर तो दोनों तो सही है,
लेकिन द लास्ट वन आप वहाँ पे देख सकते हो, कंसीडर करने के लिए बोल रहा है कि वो डीप डिस्काउंट जो है यानी अस्थाई गहरी छूट की पेशकश करने वाले नए बाजार प्रवेशकों को भी शिकारी माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो स्टेटमेंट कौन सा सही है, ए। चलिए हम लोग 7 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा अगला है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई। आपने शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। It converts multiple bank accounts into a single mobile application of any participating bank, merging several banking features, seamless fund routing, merchant payments into one hood। यानी यह कई बैंकों के किसी भी भाग लेने वाले बैंक के सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में परिवर्तित करता है। कई बैंकिंग विशेषताओं जैसे कि सिमलेस फंड रूटिंग, मर्चेंट भुगतान को एक हुड में विलय करता है। राइट, अब देखते हैं दूसरा हमारा है, ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। इट वाज लॉन्च्ड बाय द आरबीआई। थर्ड वन, मनी कैन बी ट्रांसफर्ड विया मोबाइल डिवाइस राउंड द क्लॉक 24/7 एक्सेप्ट ऑन पब्लिक हॉलीडेज। इट मे, अगला स्टेटमेंट, इट मे ऑल्सो बी यूज्ड फॉर यूटिलिटी बिल पेमेंट्स ओवर द काउंटर पेमेंट्स ऑन बारकोड बेस्ड पेमेंट्स। यानी उपयोगिता बिल भुगतान ओवर द काउंटर पेमेंट और बारकोड आधारित भुगतान के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो अब हमें देखना है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। तो पहला तो सही है, ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है, दूसरा गलत है। तीसरा जो है 24/7 जो है, ये भी आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत है। क्यों है हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। 4 हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है। तो ऑप्शन कौन सही हुआ हमारा, ए। तो आप यहाँ पे देखो कि द यूनिफाइड इंटरफेस यानी यूपीआई इज अ पेमेंट सिस्टम लॉन्च बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एग्जाम में आ सकता है, फैक्चुअल या फिर कंसेप्चुअल के रूप में एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे क्या बोला गया, आरबीआई। तो ये तो स्टेटमेंट पहला ही गलत है आपका। इट फैसिलिटेट्स अ फंड ट्रांसफर बिटवीन 2 बैंक accounts through a smartphone. It converts multiple bank accounts in a single mobile application, right? If any participating bank merging several banking features, seamless fund routing and merchant payments into one hood। तो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट सही है, आपने देखा भी, राइट। तो थर्ड है, द यूनिक फीचर ऑफ यूपीआई इज दैट इट इमीडिएट मनी ट्रांसफर थ्रू मोबाइल डिवाइसेस राउंड द क्लॉक 24/7 एंड 365 डेज। तो यहाँ क्या लिखा है, एक्सेप्ट ऑन पब्लिक हॉलीडेज। तो ऐसा इनका जो है 24/7 होता है सर्विस 365 डेज के लिए। तो यहाँ तो ये तो गलत हो गया कि पब्लिक हॉलीडेज पे भी ये काम करती है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि वो उस समय काम करने के अलावा उस समय नहीं करती है और बाकी के दिनों में करती है। तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है उसके बारे में देखेंगे। ऑल्सो अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन मे बी यूज्ड फॉर एक्सेसिंग डिफरेंट बैंक account। It may also be used for utility bill payments, over the counter payments and barcode scan pay based payments। तो फर्स्ट एंड फोर हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा सेशन होगा वो दूसरे सेक्शन पे डिपेंड होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहें इस वीडियो के माध्यम से तो आप सुझाव दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ आप के पास इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने क्वेश्चन तैयार करने की कोशिश की है। आप इसको रिलीजियसली फॉलो करो। आप, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी यू विल एबल टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से कुछ आ सकता है जो भी यहाँ पे हम लोग पढ़ा रहे हैं। मैं पूरी गारंटी नहीं दे रहा हूँ, बट कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपके लिए अगर एक क्वेश्चन भी आया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन के मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन एटलीस्ट मैं ये बोलूँगा कि अगर हम लोग यहाँ से बना रहे हैं तो करंट अफेयर्स आपका 20 से 25 क्वेश्चन आता है। आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।